हेलो माइक टेस्ट, हेलो। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एर्गोजेनिक एड्स। इसमें हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल एजेंट, हम पढ़ रहे थे, राइट। तो फिजियोलॉजिकल जो भी है जिसके थ्रू हम डोपिंग कर सकते हैं, उसमें हमने ब्लड डोपिंग पढ़ा था। ब्लड डोपिंग में ऑटोजोनस होमोलोगस ट्रांसमिशन आपको पता होगा, है ना। उसके बेनिफिट्स, एरिथ्रोपोटिन आरबीसी लेवल को बढ़ाने के लिए हार्मोनल एजेंट है, हार्मोन है जो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और होमोग्लोबिन का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, परफॉर्मेंस में बेनिफिट होगा। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। एक मिनट, हाँ कर ली। नाउ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। दिस इज द नेक्स्ट। अब ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन में क्या होता है, इसमें सिंपल सा है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में और हमारी एक्सरसाइज करते टाइम पे ऑक्सीजन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। अगर हम फास्ट इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, सपोज फुटबॉल खेल रहे हैं और इस बीच में रिकवरी चाहिए, तो अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छे से मिल जाए, राइट, ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए, तो क्या होगा कि परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। तो अगर ह्यूमन बॉडी को प्योरली ऑक्सीजन अगर मिल जाता है, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या होगा, रिकवरी में बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी होगी। तो यही है ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, हम मास्क लगा के 100% प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं रिकवरी के लिए। ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल का इंटरवल हुआ, ब्रेक हुआ, तो रिकवरी फास्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ जाती है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल होता है। सी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, प्योर ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन का मास्क लगा के ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि रिकवरी फास्ट हो सके, राइट। अब इसके बेनिफिट क्या है, पॉसिबल बेनिफिट क्या है इसके, एर्गोजेनिक बेनिफिट्स। आपको बताइए, ऑक्सीजन का अगर सप्लाई बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगी। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। अभी आ रही है मेरी आवाज़, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, नहीं सर, अब ठीक है, ओके, चलो। हाँ, तो अगर ऑक्सीजन का कंटेंट बॉडी में अगर ज़्यादा जाएगा तो आपको क्या पता ही है क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमने पढ़ा है। कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सेचुरेशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी के ब्रेकडाउन के लिए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का H+ आयन बढ़ जाते हैं, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन अगर बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगी, परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारे चेंजेस होंगे, है ना। फटीग कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, रिकवरी बढ़ जाएगी, रिकवरी की स्पीड फास्ट हो जाएगी, एंड हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन है। इसमें कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, अगर ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन, अगर एक्सरसाइज हमारी सपोज 2 मिनट से ज़्यादा है ना, इफ एक्सरसाइज बाउट इज ग्रेटर देन 2 मिनट, तो जो हमारा बेनिफिट है ना वो कम हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन लिया, समझने की कोशिश करना, हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया एक्सेस, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, तो कुछ टाइम बाद क्या करेगी बॉडी, नॉर्मलाइज कर लेगी उस चीज़ को, उसको मेंटेन रख के नहीं रखेगी हमारी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन को। हमने आर्टिफिशियली कंटेनर के थ्रू, है ना, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन को इंटेक किया, और वो कितनी देर तक टिकेगा,
क्या वो 30 मिनट्स तक 10 मिनट तक टिक पाएगा वो ऑक्सीजन लेवल? नहीं, वो तुरंत कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जिसकी ड्यूरेशन अगर एक्सरसाइज की बाउट अगर 2 मिनट से ज़्यादा है तो 2 मिनट के अंदर तो जो ऑक्सीजन हमने गेन किया वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वापस बॉडी अपनी वापस कंडीशन पे आ जाएगी। तो ये उस कंडीशन में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सजेस्ट नहीं किया जाता, ये एक तरीका है लेने का, है ना। हम ऐसा क्लेम नहीं कर रहे कि हाँ लो ये करो वो करो। जो लेते हैं उनके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हैं, पॉसिबल क्या बोल सकते हैं उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बस। तो इसका कोई खास बेनिफिट है नहीं अगर एक्सरसाइज का ड्यूरेशन ज़्यादा है तो। और ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बस ऐसा एक थियोरेटिकली बोला गया है कि ऑक्सीजन अगर लेंगे तो फटीक रिकवरी ज़्यादा होगी और ये होगा, ये बेनिफिट्स हैं, है ना। तो ये प्रपोज्ड बेनिफिट्स हैं, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एक लिमिटेड अमाउंट में स्टोरेज होता है। हम 100% गेन करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सस्टेन करेगा पूरे 30 मिनट्स तक। बहुत ही जल्द वो बॉडी नॉर्मलाइज कर लेगी हमारे ऑक्सीजन के कंटेंट को, तो उसका कुछ खास बेनिफिट देखने को मिलेगा नहीं, है ना। तो क्या बेनिफिट देखने को मिला है? प्रपोज्ड बेनिफिट, है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि जो बेनिफिट होगा, ऐसा प्रूवन बेनिफिट नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। लो फिजियोलॉजिकल कॉस्ट कम लगेगा, मतलब कम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एक्सरसाइज करने की, ठीक है। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूव नहीं है रिसर्च में, ऐसा माना जाता है। इट इज़ जस्ट प्रपोज्ड बेनिफिट, है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं है स्पोर्ट्स में, खास प्रैक्टिकल मतलब फिजिबल नहीं माना जाता इतनी आसानी से हम ऑक्सीजन का ले लें और कि उसका बेनिफिट मिले। बट ये थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज के लिए, जैसे हम रनिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। तो अल्टीमेटली पूरे ऑक्सीजन के सप्लीमेंटेशन में इतना ही है कि अगर हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं बॉडी में तो क्या होगा कि बेनिफिट मिलेगा, थकान कम हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। एक्सरसाइज की जो लैक्टिक एसिड कम होगा, इंटेंसिटी हम ज़्यादा इंटेंसिटी में वर्कआउट कर पाएंगे। इसमें और कुछ है नहीं खास। अब नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट लोडिंग। आवाज आ रही है सबको? ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन क्लियर है? अब देखो बाइकार्बोनेट क्या है, किस तरह काम करता है हमारी बॉडी में। यस, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है? यस यस यस, इट इज़ अ बफरिंग एजेंट। आपको मैंने पिछले में बताया था रेस्पिरेटरी में या किसी में प्रीवियस क्लास में कि बफरिंग एजेंट। अब बफरिंग एजेंट क्या होता है, एसिडिक नेचर को या बेसिक नेचर को नॉर्मलाइज कर लेता है। स्पेसिफिकली बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट इज अ बेस, है ना। एक एसिड होता है और बेस होता है 1 से लेके 14 तक। तो ये क्या बेस है, तो ये बफरिंग एजेंट है। अगर हम इसके साथ में एसिड मिलाएंगे तो एसिडिक नेचर उसका कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे बफरिंग एजेंट, है ना। बाइकार्बोनेट एक बफर की तरह काम करता है। तो जब हमारी बॉडी में, अब ऐसा माना जाता है बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, H+ आयन का इन्फ्लुएंस कम होगा। when we do higher intensity of exercise, as you know in energy system we have studied that H+ ion start accumulating in our cells. This H+ ion lower our pH level and cause acidosis. हमारी बॉडी में एसिडोसिस करेगा, लैक्टिक एसिड को बढ़ेगा, H+ आयन का लेवल बढ़ेगा और क्या होगा, एसिडोसिस होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सरसाइज में क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा ही H+ आयन का एक्युमुलेशन हो गया। तो बफरिंग एजेंट क्या करेगा, इसको नॉर्मलाइज करेगा। बफर क्या करता है, इसको बफर नॉर्मलाइज करता है ना। तो ये है बाइकार्बोनेट का रोल। अब बाइकार्बोनेट हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करें हमारी बॉडी में तो होता है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर हम बाइकार्बोनेट को लेवल को बढ़ा देंगे तो हमारा बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। As you know the importance of bicarbonate, it is a buffering agent, and if we increase the artificially intake of bicarbonate and ultimately increase our total bicarbonate capacity, then our buffering capacity will increase. ठीक है,
तो लोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सुना होगा आपने, है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे एंड्योरेंस में। तो लोडिंग का मतलब एक्स्ट्रा लेके इंटेक करके उसको चीज़ को बढ़ाना, उस लेवल को बढ़ाना। तो ये इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट अगर हम लें, जैसे सोडा एक बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, है ना। इससे क्या हो सकता है कि पीएच लेवल बढ़ जाएगा, है ना, पीएच लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या होगा, एल्कलाइन हो जाएगा। आपको मैंने बताया एल्कलाइन का मतलब अपोजिट टू एसिडिक। एल्कलाइन मीन्स बेस, मोर टुवर्ड्स बेसिक नेचर, है ना। तो एल्कलाइन हो जाएगा ब्लड नॉर्मली। बाइकार्बोनेट के बनने से क्या होगा, बफरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और फटीग कम होगी। फटीग कम क्यों होगी, क्योंकि एसिडियोसिस का इफेक्ट कम होगा। क्यों फटीग कम होगी, फटीग क्यों लेट होगी, क्योंकि H+ आयन का जो इन्फ्लुएंस होता था वो कम हो जाएगा, बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक नेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना। बट ये ऐसा माना जाता है। अब रियल में इसका क्या प्रपोज्ड देखा बेनिफिट है, प्रूवन बेनिफिट है या नहीं है, क्या देखा गया, प्रूवन बेनिफिट है कि नहीं, ऐसा थ्योरेटिकली माना जाता है ना। अब इसका देखो, अगर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट से प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन तो बढ़ता है, बट इसका कुछ लिटिल इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज पे इसका इतना खास इफेक्ट नहीं देखने को मिला, है ना। बाइकार्बोनेट बेनिफिट्स ऑफ बाइकार्बोनेट इंटेक इज लिमिटेड टू एनारोबिक बाउट्स ऑफ एक्सरसाइज लेस देन लॉन्गर देन 2 मिनट। जो भी एक्सरसाइज लॉन्गर है ड्यूरेशन में, उनमें बेनिफिट देखा गया। शॉर्ट एक्सरसाइज में इसका बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि H+ आयन को ट्रेवल करने में टाइम लगता है। बाइकार्बोनेट का बेनिफिट क्यों नहीं है, सपोज एक्सरसाइज में सेल्स में क्या हुआ, सेल्स में H+ आयन बन गए, है ना। तो H+ आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइकार्बोनेट यहाँ पर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, प्लाज्मा में और फ्लूइड में। तो जो सेल्स में बाइकार्बोनेट बना है, H+ आयन बने हैं, उसको यहाँ पे ट्रेवलिंग करने में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आने में टाइम लगता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आने में इसको टाइम लगता है। तो इस वजह से क्या होगा, इसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलता कि छोटी सी बाउट ऑफ एक्सरसाइज है, 2 मिनट के अंदर हमने करा, उसमें बेनिफिट मिलेगा, है ना। समझ रहे हो। डिस्क्राइब सेल्स, अब इसने क्या किया, रोथ एंड ब्रुक्स 1990 में, डिस्क्राइब सेल्स मेम्ब्रेन लैक्टेट ट्रांसपोर्टर डेट ऑपरेट इन रिस्पॉन्स टू पीएच ग्रेडियंट। इसने ये प्रपोज किया कि अगर बाइकार्बोनेट को इंटेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर बफरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स के अराउंड में जो फ्लूइड रहता है ना, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये बॉडी की सेल्स है जितनी भी, उस सेल्स के सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल, है ना। ये फ्लूइड को बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, रेड रेड जो आप देख रहे हो। तो इससे क्या होता है कि बाइकार्बोनेट का इंटेक अगर हम करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, और वहां का पीएच लेवल बढ़ जाएगा। पीएच का बढ़ना मतलब बेस के साइड जाना, एसिडिक नहीं, पीएच के साइड बढ़ना मतलब बेसिक नेचर की साइड जाना, एल्कलाइन होना ज़्यादा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टेट फ्रॉम मसल फाइबर विया मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर टू ब्लड प्लाज्मा एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एनारोबिक परफॉर्मेंस इवन आफ्टर ब्रीफर देन 2 मिनट, ठीक है, वो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा 1990 में रोथ एंड ब्रोक्स ने कहा, क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम बाइकार्बोनेट का इंटेक करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पीएच लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, जो लैक्टेट है, लैक्टेट जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दिस मसल्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके वजह से क्या होगा, वो नॉर्मलाइज होगा और एनारोबिक परफॉर्मेंस 2 मिनट के बाद इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आया। तो बाइकार्बोनेट का रीजन
सिंपल सा है, बाइकार्बोनेट का इंपॉर्टेंस आपको पता है। ये सारे नोट्स मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, ये पढ़ते आ रहा है? हैंडराइटिंग समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार रीडिंग कर लेना, मैं इसकी पूरी दोनों पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? एक मिनट, इसमें कुछ और छूट रहा है तो नहीं देखता हूँ मैं। रिस्क ऑफ बाइकार्बोनेट लोडिंग। अब ये हमने प्रूवन इफेक्ट देख लिया कि ऐसा हो सकता है बाइकार्बोनेट के लोडिंग से। अब अगर अब प्रूवन बेनिफिट देखें और रिस्क फैक्टर्स देखें, तो इसमें क्या हो सकता है? गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरा हो सकता है ना? बाइकार्बोनेट से क्या हो सकता है कि अगर ज़्यादा ले लिया तो डाइजेशन में डायरिया, ब्लोटिंग, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? अगर वाटर का अच्छा इंटेक करें तो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट 300 ग्राम डोज ऑफ एथलेट, 300 ग्राम होगा ये, नहीं ग्राम नहीं होगा ये, 300 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी मास इंटू 5 आवर, 5 डोजेस। मैं इसका देख के बताता हूँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। 300 AM लिखा हुआ है, एम से मतलब तो कुछ होता नहीं इसमें, ml अगर लिक्विड की बात करें, है ना, तो ये पाउडर है। इसका मैं देख के बताऊंगा, इसको करेक्ट कर लूँगा, ठीक है? ये यूनिट क्या है इसमें, ग्राम हो सकता है, 300 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर 300 ग्राम करे तो 50 केजी का है पर्सन, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? देखते हैं ना ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्राम हो सकता है। तो इसको 5 डोजेज़ में लेना है, अलग अलग 5 डोजेज़ में, 1 से 2 घंटे के बीच में, ऐसा सजेस्ट किया गया है। इनटेक की बात करें, ठीक है, 5 डोजेज़ में लेना है इसको, अलग अलग 5 डोजेज़ में इसको डिवाइड करना है, राइट? सम स्टडी सजेस्ट सोडियम साइट्रेट सिमिलर बफरिंग एजेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस। और क्या है? सोडियम साइट्रेट भी सेम इफेक्ट दे सकता है। तो ये है बाइकार्बोनेट लोडिंग। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, बस इंपॉर्टेंस बाइकार्बोनेट लोडिंग क्या होता है। ये ज़्यादातर ऐसा स्टडीज़ वगैरह नहीं आती है कि अकॉर्डिंग टू रोट वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता है ना? ये तो जस्ट स्टडी का पार्ट है, ये लॉन्गर चलते रहता है, इसलिए पुरानी जो रिसर्च हुई है ना वो आता नहीं है। इसका प्रपोज्ड बेनिफिट क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, बाइकार्बोनेट क्या है, बफरिंग एजेंट है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये सभी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं कि रोथ ने क्या बोला था, ये क्या कहा था, बस आपको ये याद रखना है प्रोसेस कि कैसे हो सकता है बेनिफिट, है ना? और बस बैकग्राउंड तो पता ही है आपको बाइकार्बोनेट लोडिंग का, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, H+ आयन, इनका बैकग्राउंड तो पता ही होगा। नेक्स्ट है फॉस्फेट लोडिंग, राइट? अब फॉस्फेट का इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉस्फेट का। अगर हम सोडियम फॉस्फेट का इंटेक करते हैं एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, तो उसके क्या बेनिफिट होंगे? फॉस्फेट का लेवल बढ़ेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फॉस्फेट का। अब फॉस्फेट मतलब क्या है कि एटीपी में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं, एडेनिन, राइबोस, शुगर, और 3 फॉस्फेट होते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं एनर्जी सिस्टम में। एनर्जी सिस्टम में क्या करते हैं हम, फॉस्फोराइलेशन ऐड करते हैं, एडीपी में एक फॉस्फेट को ऐड करते हैं, तो ये होता है फॉस्फोराइलेशन, जिससे कि एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना? तो फॉस्फेट फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड पीसीआर सिंथेसिस। अगर हम ऐसा माना जाता है, अगर हम फॉस्फेट का इंटेक करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में ये जो फॉस्फेट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, मतलब ग्लाइकोलिसिस है, पीसीआर का फॉस्फोक्रिएटिन का सिंथेसिस है, इसमें बेनिफिट मिलेगा।
अब पीसीआर का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, एटीपीआर पीसीआर सिस्टम में डेट वी हैव स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स। फॉस्फोक्रिएटिन का अगर बॉडी में लेवल अच्छा रहेगा तो एटीपी पीसीआर सिस्टम जो 100 मीटर की स्प्रिंट लगाते थे उसमें एनर्जी प्रोवाइडर है जो डोनेट करता है अपना एक फॉस्फेट एडीपी को, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी फॉस्फेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। और क्या देखा गया है, 2,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट 2,3 डीपीजी। अब हमने देखा था क्या होता है 2,3 डीपीजी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन रिस्पॉन्स टू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सर ऑक्सीजन की जब हाँ राइट, आरबीसी के पास क्या नहीं है, क्या बताया था मैंने, आरबीसी के पास क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जब आरबीसी का ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती है या अल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग कर रहे तो क्या होगा आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो उसके बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, 2,3 डीपीजी निकलता है, इसका सिंथेसिस होता है ना। तो दिस सब्सटेंस फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम आरबीसी एंड शिफ्ट HbO2 डिसोसिएशन कर्व टू इट्स राइट। मैंने बताया था आपको कर्व का शिफ्ट होता है राइट साइड। कौन कौन कर्व को शिफ्ट करवाता था, टेम्परेचर है ना, पीएच लेवल, ये सारी चीजें आपको पता होगी है ना। तो 2,3 डीपीजी का भी रोल हमने देखा था वहां पे कि 2,3 डीपीजी अगर लेवल बढ़ता है तो देन होमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व उन दोनों की बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा आसानी से। तो जब इसका लेवल बढ़ेगा है ना, तो उससे क्या होगा कि अनलोडिंग मसल्स में अच्छे से होगी ऑक्सीजन की, HbO2 का बॉन्ड है वीक हो जाएगा। एफिनिटी, अगर इसको मैं टर्म बोलूं, affinity of HbO2 decreases, so unloading will be increases. Okay, those having a confusion this regarding this concept, visit our previous lecture of respiratory system that we have studied this all, right? 2,3 DPG, HbO2 dissociation curve, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा है, तो वहां से आप पढ़ लेना एक बार। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन का सिंप्लेक्स फॉर्म। ऐसा माना जाता है एल ट्रिप्टोफेन के इंटेक करने की वजह से एरोबिक परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये सीएनएस पे इफेक्ट करता है। ये इसका इफेक्ट एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब ये क्या करता है, पेन को कम करता है और फटीग को डिले करता है, फटीग को कम करता है। तो ये क्या करता है, माइंड में मेंटली हेल्प करता है, मतलब समझ लीजिए है ना। एल ट्रिप्टोफेन क्या करता है डाइट में, तो ठीक है उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो प्रपोज्ड बेनिफिट है इसका कि एल ट्रिप्टोफेन कैसे हेल्प करेगा एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में। हम रनिंग कर रहे हैं, हमें परसेप्शन ही नहीं होगा थकान का, हमें परसेप्शन ही नहीं होगा पेन का, हम मेंटली एकदम तंदुरुस्त होकर दौड़ रहे हैं, हमें मेंटली परसीव ही नहीं हुआ कि मुझे फटीग हो रही है, तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ सकता है एंड्योरेंस का, हम थकान हमारी जो कम हो सकती है। तो सीएनएस को इफेक्ट करता है, जस्ट लाइक वी हैव स्टडी एम्फेटोमिमेटिक, जिसे अलर्ट करता है सीएनएस को, वैसे ये सीएनएस पे इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, ये एनाल्जेसिक मतलब इट इज जस्ट लाइक अ पेन रिड्यूसिंग एजेंट, पेन के परसेप्शन को कम करेगा, फटीग को कम करेगा, ठीक है। सेरोटोनिन को बनाने के लिए भी एल ट्रिप्टोफेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सेरोटोनिन का आपको पता ही है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये सारे गुड हार्मोन है, मूड को अच्छा रखते हैं, है ना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो किसका लेवल बढ़ता है, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज अ नेचुरल पेन किलर। उसके बाद आपको एक्सरसाइज रनिंग करोगे आपको, तो उसके बाद अच्छा फील होगा, ठीक है। सेरोटोनिन मूड के लिए अच्छा है, मोटिवेशन के लिए अच्छा है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है ना, जब अपने वाले से किसी से मिलते हैं, शेक करते हैं, हक करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल स्ट्रेस। तो ये अब ये स्टडी का पार्ट है, ऐसा ये प्रपोज्ड बेनिफिट है। कुछ में देखा गया कि कुछ स्टडी में एंड्योरेंस बढ़ता है, कुछ स्टडी में देखा गया नहीं बढ़ता है। एल कैरिनिटिन, अब ये क्या है,
इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है। जैसे हमने देखा था फेट में एल्बुमिन का रोल था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे NADA FADA एक ट्रक की तरह काम करते हैं H+ आयन को ले जाने के लिए फ्रॉम चेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वैसे ही वी हैव स्टडीड इट टू ट्रांसपोर्ट फैट। एल्बुमिन वर्क एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ व्हीकल फ्रॉम साइट ऑफ एडिपोज टिश्यू टू द साइट ऑफ मसल्स और मेटाबॉलिज्म। वैसे ही एल कैरेटिनिन असिस्ट करता है, हेल्प करता है फैटी एसिड के मोबिलाइजेशन के लिए, है ना, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया तक, इनर मेम्ब्रेन तक। हमने देखा था वहां पे एक और मैंने आपको बताया था इसका भी रोल, याद है किसी को? माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो एल्बुमिन लेके जाता है ना, और सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कौन लेके जाता है? आपको मैंने एक नाम बताया था, एल कैरेटिनिन, ठीक है? इफ यू फॉरगॉट जस्ट वॉच इट अगेन और रिवाइज द नोट्स। तो क्या है, बस इतना जानना है यहाँ पे कि ये साइटोसोल मतलब जो सेल का फ्लूइड है ना, वहां से फैट को ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने में एल कैरेटिन का इंपॉर्टेंट रोल है फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैट का अच्छा होगा, मोबिलाइजेशन फैट का अच्छा होगा, तो क्या होगा, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन अच्छे से होगा, एनर्जी का सिंथेसिस अच्छे से होगा। सिंपल सी बात है ना। और फैट का अच्छे से इस्तेमाल होगा, फैट का अच्छे से इस्तेमाल होगा। फैट का इस्तेमाल करना भी आसान बात नहीं है, ट्रेनिंग के साथ इंप्रूवमेंट होता है फैट की बॉडी को इस्तेमाल करना, समझ रहे हो? अगर फैट का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लाइकोजन स्पेयर रहेगा ना, ग्लाइकोजन हमारा वेस्ट नहीं होगा। हमारी बॉडी में फैट भी है और ग्लाइकोजन भी है ना। हम कोशिश करें कि हमारी बॉडी में फैट का अच्छे से इस्तेमाल हो और ग्लाइकोजन का कम इस्तेमाल हो, तो ये बेटर है, क्योंकि ग्लाइकोजन जितना स्पेयर रहेगा उतना हम लास्ट में फास्ट इंटेंसिटी वर्कआउट करने के टाइम पे काम देगा ग्लाइकोजन। और अगर ग्लाइकोजन पूरा भी खत्म हो गया तो भी हम फैट का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लाइकोजन फैट के ब्रेकडाउन के लिए ग्लाइकोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे क्या होता है, एल कैरेटिनिन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट फ्रॉम साइटोसोल टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड थ्रू दिस द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इंक्रीजेस एंड देन वी कैन स्पेयर द ग्लाइकोजन। हम बचा सकते हैं ग्लाइकोजन को, ठीक है? क्लियर है रोल? तो बस आपको नाम याद रखना है कि एल कैरेटिनिन का रोल क्या है, ये याद रखना है आपको। एक है एल्बुमिन, ये दो इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन, है ना। नेक्स्ट है क्रिएटिन। अब क्रिएटिन का आपको पता ही है सब कुछ, एटीपी पीसीआर सिस्टम में पढ़ा है। इसकी एक वीडियो अवेलेबल है 20 मिनट की, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या इसकी ट्रेनिंग होती है, आप जाके देख सकते हो। क्रिएटिनिन अच्छे से रहेगा बॉडी में तो एटीपी पीसीआर सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, हम फॉस्फेट का डोनेट अच्छे से कर सकते हैं एटीपी को, है ना। रिकवरी अच्छे से होगी, ट्रेनिंग अच्छे से होगी, लैक्टिक एसिड कम बिल्डअप होगा अगर हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें। तो ये भी एनारोबिक है, बट ये इसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता ना, ठीक है। तो ये है रोल किसका, क्रिएटिन का। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? जो पावर लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, इंटेंस वर्कआउट जिसमें जरूरत होती है, उसमें ये लिया जाता है। जनरली जो स्प्रिंटर्स या पावर लिफ्टर्स जो होते हैं वो ऐसा क्रिएटिन का इंटेक करते हैं, है ना। उनसे क्या माना जाता है कि क्रिएटिन का इंटेक अगर सेल्स में बढ़ेगा तो क्या होगा कि एटीपी पीसीआर सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम क्या करते हैं, पीसीआर की एटीपी पीसीआर सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। और इंटेंस वर्कआउट के लिए शॉर्ट टाइम में इंटेंस वर्कआउट कुछ कर रहे हैं तो उसमें एटीपी बोलिए आपकी कंटिन्यू ब्रेक हो रही क्या? सर अभी एकदम बीच में हुई है। अभी देखना, अभी आ रही है या ब्रेक हो रही है? सर अभी ठीक आ रही है। अच्छा ऐसा।